लेट्स रिवाइज ऑल द एनवायरमेंट रिलेटेड लॉस इन वन शॉट। 1970s के समय पे एनवायरमेंट के लिए ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं। हवा, पानी और जानवर, ये तीन ही चीज एनवायरमेंट के अंदर कंसीडर की जाती थी। इसीलिए 1974 के अंदर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट और फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास होता है। कानूनों के अंदर सीपीसीबी और एसपीसीबी करके संस्थाएं बनती हैं, जिनका काम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करना है और फिर उन नियमों को इन्फोर्स कराना है। फिर जानवरों की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो उसको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास होता है। इसके अंदर 6 शेड्यूल बनाए जाते हैं। जितना कम शेड्यूल उतना जानवर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पर ये जानवर तो कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किस जगह पे प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके लिए अलग अलग जगह नोटिफाई की जाती है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। पर कौन करेगा उसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसके अंदर बनाई जाती है। जू को भी रेगुलेट करने का काम इसी कानून के अंदर किया जाता है, यानी कि जानवर रिलेटेड सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं। फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है और समझ में आता है कि पर्यावरण का मतलब केवल हवा पानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी टर्म है और इसके लिए बार बार अलग अलग कानून बना पाना मुश्किल है। इसलिए एक अम्ब्रेला कानून बनाया जाता है। इस अम्ब्रेला कानून के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है अलग अलग नियम बनाने की। इसी के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट रूल, CRZ रूल्स, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये सब निकाली जाती है। इसी के अंदर इंडस्ट्री के पोल्यूशन को भी रोकने का काम और हजार्डस मटेरियल को हैंडल कैसे करना है उसको भी निर्धारित किया जाता है। एनवायरमेंट रिलेटेड कानून बन गए तो फिर समझ में आया कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। 1927 के अंदर अंग्रेजों ने काम करना शुरू कर दिया था। जंगलों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता था, जिसके अंदर 3 प्रकार के जंगल होते थे: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को निर्धारित कर दिया तो फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी किसी भी फॉरेस्ट को डी रिजर्व करने के लिए और नॉन फॉरेस्टेड पर्पस के लिए यूज करने के लिए। इससे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो गए, पर उनके अंदर रहने वाली बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक रिसोर्सेज को दूसरे लोग पेटेंट करा के मिसयूज करते थे। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास होता है। इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के साथ में इक्विटेबल बेनिफिट की बात की जाती है फॉर द जेनेटिक रिसोर्सेज। और इसके अंदर 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसके अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, बायोडाइवर्सिटी एंड मैनेजमेंट कमेटी है और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। यहाँ पर इसके जरिए हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कर लिया, उनकी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट कर ली, पर उनके ऊपर डिपेंडेंट ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया। इसलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पास किया जाता है। इसके अंदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ऐसे ट्राइबल लोग जो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको 4 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। फर्स्ट, टाइटल राइट्स, 4 हेक्टेयर की जमीन की। यूज राइट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और मैनेजमेंट करने का भी अधिकार इनको दिया जाता है। और प्रोटेक्शन अधिकार, अगर मान लो जंगल को काट दिया जाता है तो फिर इन ट्राइबल लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ग्राम सभा किसी भी फॉरेस्ट राइट को इंप्लीमेंट कराने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।